नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे गृह प्रदेश राजस्थान की, और राजस्थान में क्या चल रहा है और उसका एक ओपिनियन पोल है, उसके बारे में चर्चा है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी। आप दोनों महानुभावों का स्वागत है। अब राजस्थान में जो चल रहा है साहब, अब आप देखिए कि कांग्रेस वाले तो अभी तक अपना हिसाब किताब बराबर कर नहीं पाए हैं। अभी तक 76 सीटें डिक्लेयर हुई हैं और उसमें भी मामला जो है वो खटाई में पड़ा हुआ लगता है। अधिकतर पुराने विधायकों को टिकट मिल गए हैं। और हमारा आज का जो ओपिनियन पोल है ये इसका जो लास्ट किया हुआ है वो लगभग 1 हफ्ते पहले का है। तब तक ये दूसरी लिस्ट आई नहीं थी और मुझे लगता है कि दूसरी लिस्ट का जो प्रभाव है ये इसके ऊपर नेगेटिव ही पड़ने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर विधायकों के प्रति है। उसका ये कारण है कि अशोक गहलोत जी ने एक पूरा का पूरा एक नया सिस्टम बना दिया। तो वैसे तो वो 98 में जब आए थे तब से ही उन्होंने ये बनाना आरंभ कर दिया था, तो इस बार ये पूरे परवान पे चढ़ा दिया। और वो ये है कि साहब की हर विधायक जो है वो अपने-अपने क्षेत्र का राजा है या खलीफा कह सकते हैं उसको। आपके उत्तर प्रदेश का ठीक उल्टा है। उत्तर प्रदेश में विधायक जो है वो कोई भी कार्य नियमों के परे जाके नहीं करा सकता। राजस्थान में किसी भी विधायक का कैसा भी कार्य हो, नियमानुकूल हो या नियमों से परे हो, उसकी कोई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं है। जो विधायक चाहेगा वो होगा। नहीं तो डीएम का ट्रांसफर हो जाएगा, एसपी का ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे सिस्टम में आप समझ सकते हैं सरकार कैसे चलती होगी। और कांग्रेस में तो खैर और भी मजे ही मजे हैं। अभी तक चल रहा था पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, और अब चल रहा है अशोक गहलोत वर्सेस हाई कमांड। ओंकार जी, आपके पास क्या सूचना है दिल्ली से? देखिए, दिल्ली तो कमजोर है। दिल्ली कमजोर ना होती संजय जी, तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन नेतृत्व परिवर्तन के लिए पहुंचे थे, तब समानांतर एक बैठक ना बुलाई गई होती और जो निर्धारित समय था उस समय पर भी एमएलए का ना पहुंचना, अशोक गहलोत का अपने रेजिडेंस पर ही बने रहना, वो सीधे सीधे हाईकमान को चुनौती थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां पर नेतृत्व परिवर्तन करके सचिन पायलट की ताजपोशी करना चाहता था उस समय कांग्रेस नेतृत्व। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रहा था 10 जनपद परिवार, लेकिन अशोक गहलोत ने उस समय भी उनको बता दिया था कि राजस्थान की तरफ मत देखना, जो आप लोगों ने पंजाब में किया है वैसा यहाँ करने की कोशिश मत करना। और मेरा कहना ये है संजय जी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, धीरेन्द्र जी बहुत ही अनुभवी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे अगर मेरी कहीं याददाश्त कमजोर है। पिछले 1.5-2 दशक में मुझे याद नहीं आ रहा है कि कांग्रेस किसी राज्य में 5 साल सत्ता में रहने के बाद रिपीट हुई। ये लोग चुनाव आने से पहले एक दूसरे के कपड़े लत्ते फाड़ने शुरू कर देते हैं और 5 साल में जो ये गुल खिलाते हैं वो भी हम सब जानते हैं। अभी आप कर्नाटक में देख लीजिए किस तरीके से वहां पर छापे पड़े हैं और बहुत मोटी रकम बरामद हो रही है उसके बारे में तो मतलब। और उधर जब कमलनाथ मध्य प्रदेश में थे तो वो प्रकरण भी हमें और आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, जब अहमद पटेल के यहाँ एक सज्जन घुस गए थे जाकर के और वहां से भी एक मोटी रकम, मोटा कैश जो है वो दिल्ली पहुंचने की बात थी, छापेमारी हुई थी। तो लूटपाट जो है वो
और जो सत्ता के रोग होते हैं, वो सारे रोग जो हैं, इनको कुर्सी पर बैठते ही, सत्ता में आते ही लग जाते हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि कांग्रेस में जो सत्ता का ये रोग लगता है, ये लाइलाज हो चुका है और इस लाइलाज रोग की वजह से ही अब कांग्रेस मृत्यु शैया पर है। कभी-कभी अपवाद स्वरूप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ राज्यों में ये आ जाते हैं, तो उसको ये ना समझें कि ये कांग्रेस की कुछ बहुत अच्छाइयाँ हैं जिनकी वजह से उनको चुना गया है। जो वहाँ ऑलरेडी सत्ता में थे, उनका परफॉर्मेंस पुअर रहता है या किन्हीं कारणों से लोगों का उनसे मोह-भंग हो जाता है और वो उनको एक शिक्षा देने के लिए, सबक देने के लिए सत्ता परिवर्तन करके जहाँ-जहाँ कोई और तीसरा विकल्प नहीं है, वहाँ कांग्रेस को सत्ता में लोग ले आते हैं। पर जो राजस्थान की बात आप कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी कोई जयपुर से अलग हवा नहीं बह रही है। जैसी चर्चाएँ जयपुर से लेकर के और नीचे आपके सबसे नीचे वाले ज़िले में और माउंट आबू तक बह रही है, वैसी ही हवा यहाँ भी महसूस की जा रही है। थोड़ा-सा सर्दी पड़नी शुरू हुई है और उधर राजस्थान में थोड़ा राजनीतिक सरगर्मी शुरू हुई है और दोनों ही दलों में जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, जूतम-पजार की भी, अंतर्विरोध की भी, अंतर्कलह की भी, टिकटों को लेकर के जो मारा-मारी है, वो अपनी जगह है। पर जो सूचनाएँ हैं, अभी लास्ट एक ओपिनियन पोल 9 अक्टूबर को आया था और उसमें भी साफ तौर पर यही बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कंफर्टेबली वापसी करने जा रही है। जो कुछ हुआ है राजस्थान में, न केवल ये तो अब दिखाई दे रहा है पिछले 6-8 महीने से अशोक गहलोत और कांग्रेस हाईकमान के बीच में जो कुछ हो रहा है, पर उससे पहले भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कुछ हुआ है और वहाँ भी अशोक गहलोत सरकार में भी कुछ ऐसे जमूरे हैं, जो खेल दिखाते रहे हैं। तो इन सब ने मिल-मिला कर के कहीं जैसे हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, कि भई छत्तीसगढ़ में ठीक-ठाक फाइट होने वाली है और ऐसा मानने वाले भी बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई करिश्मा कर दिया कांग्रेस ने तो वापसी भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी शायद 5 साल बाद भी वापस ना आने पाए। लेकिन ऐसा हम राजस्थान के बारे में नहीं कह सकते हैं गारंटी के तौर पर, क्योंकि राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं, वो यहाँ भी महसूस की जा रही हैं दिल्ली में कि हालात बहुत खराब हैं और मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, कांग्रेस के ही हैं, बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन सेक्रेटरी रहे हैं। उनका कहना था कि 200 में से कांग्रेस 50 के आसपास सिमट सकती है, 50 से नीचे भी जा सकती है। जी। और धीरेन जी, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले तो उसने जो है वो स्थिति ठीक कर ली थी इस सेंस में कि वसुंधरा को किनारे कर दिया था, लेकिन अब लगता है फिर से वसुंधरा का तिलिस्म जो है आड़े आ गया है। देखिए, लगातार एक चीज हम लोगों को मैं बार बार ये सोचता हूं कि कितनी जबरदस्त जनता की जो इच्छा है बीजेपी को वोट देने की अलग अलग राज्यों में, कि वो उसके इस तरह की लीडरशिप को भी वोट दे रही है जिसको जमीन की सूचनाएं सही से नहीं पहुंच पाती हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे का इतना बड़ा जो ये था कि अगर वो नाराज रहती हैं तो इस राज्य में जो चमत्कार हो सकता है बीजेपी के लिए, मतलब जो एक निश्चित बात है, वो चमत्कार कांग्रेस के हक में जा सकता है और कांग्रेस जीत सकती है। ये एक बड़ा पैराफिनेलिया अगर आप देखेंगे, ये पूरा आपको सब जगह दिखाई देगा। जो उस समय दिल्ली के, मैं खासतौर से जब मैं बात कर रहा होता हूं तो वहां दिल्ली के मीडिया का किस तरह से एक प्रोजेक्शन होता है, किस तरह से वो चीजों को समझता है, उस तरह की बात है। लेकिन बीजेपी ने जो इतने लंबे समय से इस बात की कोशिश की कि वो एक इतर नेतृत्व देगी, वो लगातार, क्योंकि अगर आप 5 साल
आपने सरकार चलाई थी तो आप वापस लाने में नाकामयाब रही थी, और इसके बाद एक जो चेंज होने की बात थी उसकी कोशिश की गई थी, और लगातार मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन भी था कि बहुत सारे लीडरशिप जो कांग्रेस में हमने छत्रपों को देखा था बहुत ताकतवर होते हुए और फिर हाईकमान को जीरो होते हुए, लेकिन यहाँ लास्ट मोमेंट पे फिर उसी प्रेशर में, फिर उसी तरह से वहां उनको जो झाला पाटन जो सीट है, जो उनकी सीट है उसको दिया गया। इसके बाद न केवल सीट दी गई, यहाँ ये मैसेज दिया गया कि अब उनको सही से एडजस्ट कर लिया गया। तो ये सब कारण तब है क्योंकि ये मालूम है कि अगर बीजेपी यहाँ जीतती हुई दिख रही है, अभी आपका जो सर्वे होगा वो भी जनता के सामने ही होगा, लेकिन जो आम फहम बात थी कि सबसे कमजोर जो कड़ी है जो कांग्रेस के लिए है वो राजस्थान है, जहां बीजेपी बहुत अच्छे मतों से मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि जिस राजनीतिक हाराकिरी को हम लगातार होते हुए देख रहे थे, यहाँ एक दूसरे को निपटाने के लिए पार्टी पहले निपटाने की कोशिश में जिस तरह से एक पूरी डिवीजन हुआ, मतलब डिवीजन एक बार हुआ, दूसरी बार भी करने की कोशिश की गई, दो बड़ी चीजों को मतलब डिवीजन करने की पूरी कोशिश की गई दोनों बार में। पहली बार तो आपने देखा, पूरे देश ने देखा, दूसरी बार भी लगभग इसी स्थिति में जाते जाते मामले को रोका गया, लेकिन वो भी अब आप देखेंगे अखबार के सिनेरियो से गायब होके अब एक दूसरे को निपटाने पे है। और कांग्रेस के हक में जो सबसे खराब बात दिख रही है वो ये दिख रही है कि जिसको लीडर बनाया है, जो उस जहाज का जो कैप्टन है, उसके साथ वो लोग नहीं है जो बोर्ड के ट्रस्टी हैं, वो यानी जो दिल्ली हाई कमान है वो बहुत ज्यादा लाइक नहीं कर रहा है, और जिसको लाइक कर रहा है उसके पास इतनी ताकत नहीं दिख रही है कि वो अपने आप से आते हुए दिखे। तो यानी तमाम तरह से स्थिति इनके प्रतिकूल है कांग्रेस के, लेकिन बीजेपी की लीडरशिप ये कोशिश करती रहती है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को एक नया एक्सपेरिमेंट बता के एक नई चीज बनाकर दिखाए, ताकि वो ये माने कि ये जीत और वो सब इनकी वजह से हुआ। जबकि मैं लगातार एक बात कहता हूँ, बीजेपी की लगातार इतने सालों से लगभग 2014 से तो हर चुनाव को कवर करने के बाद ये कह सकता हूँ कि जनता इनको लीडरशिप के एकदम अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू वहां दिखता है, अगर आप देखेंगे तो वो तमाम जगह पर दिखता है, वरना तो उनकी जो लीडरशिप उन्होंने डेवलप की उनमें से किसी के पास अपने आप वोट लाने की ताकत नहीं है, क्योंकि जनता वोट देना चाहती है तो जनता वोट दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है जो हम यहाँ होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वसुंधरा राजे का जिस तरह से लाने का और ये कोशिश करने का कि साहब अब सब कुछ ठीक हो गया, मुझे लगता है पहले से ही पार्टी अपने आप, हालांकि पार्टी के पास लीडरशिप आपको नहीं दिख रहा कहीं, मुझे लगता है कि आप और ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों को वो बता सकते हैं कि जिस तरह से पूरे इलाका वाइज बीजेपी ने जिस लीडरशिप को डेवलप करने की कोशिश की थी उस तरह फ्लोरिश नहीं की, लेकिन कन्हैया लाल का मर्डर हो, जिस तरह की मर्डर कहना तो खैर उसको मुझे लगता है ये मौकरी होगी, जिस तरह की जो नृशंस हत्या, मतलब जो हम हमास या तमाम चीजों को देखते हैं, उसने लोगों की रगों में पूरे राजस्थान में पानी दौड़ाया। इसके बाद आपने देखा किस तरह से वहां जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो एक तरह से बेलगाम था, वो महिलाओं के ऊपर मणिपुर का तो सवाल पूछते पूछते मैंने बेहोश होते हुए बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन जो राजस्थान में हो रहा है जो सबसे ज्यादा अक्सर आपने देखा वो ट्रेडिशनली भी है, तो इस सरकार ने फिर क्या किया, महिलाओं के प्रति जो अपराध की दर है वो कितनी है, वो कोई उसमें चेंज नहीं लाए, आप कोई नई चीज नहीं लाए। और अशोक गहलोत जिस नाम से बहुत फेमस हुआ करते थे कि वो कर्मचारी और तमाम चीजों के नई मतलब जो आम जनता के साथ उनका रिश्ता था, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अब उनकी इस अहमन्यता से टूट गया कि वो यहाँ राजस्थान में कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि एक वो बड़ी चीज है। और वसुंधरा राजे का आना ना आना, दिल्ली में तो परसेप्शन ये बता ही रहा है कि साहब ये सरकार दोबारा आ रही है क्योंकि इन्होंने वसुंधरा को दे दिया। अब वसुंधरा किस तरह से मैनेज करती हैं और कैसे जनता का तो जो मूड वसुंधरा है, को दिया तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। हाँ उनके कुछ समर्थकों को टिकट मिल गए हैं और मुझे पता बस नहीं कि दिल्ली में कौन किस तरह से देख रहा है। पहले जी ये था, पहली लिस्ट के बाद ये आया था कि साहब की वसुंधरा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। अब दूसरी लिस्ट के बाद आया कि उनके कुछ समर्थकों को टिकट मिल गए। अब उनके जो समर्थक हैं वो पार्टी के भी समर्थक हैं, कोई अकेले उनके ही समर्थक थोड़े ही हैं। और ये जो है एक मैं कहूँगा कि ये शगुफ़ा बनाया गया है और इसकी रचनाकार वसुंधरा राजे स्वयं हैं। और ये यहाँ तिलिस्म 2-3 दिन तक चला था, उसके बाद वो तिलिस्म
छँट गया है। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये ठीक है कि पहले लोग कह रहे थे कि वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको सेंटर में फ़ोर्स किया जाएगा, उतना तक उनका चल गया है और 1-2 ऐसे लोग जिनको लग रहा था कि टिकट निश्चित कटेगा, उनका नहीं कटा है। बस इस 2-3 घटनाओं को लेकर माहौल वसुंधरा ने खुद बनाया, क्योंकि उन्होंने जश्न मनाया, पटाखे चलाए और ये सब चलाया, उससे ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो इस मामले में एक्सपर्ट है। तो आइए, तो अब इसका क्या भेद है, वो हमने जो सर्वे किया है उसके माध्यम से ही सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि इन चर्चाओं को हम और भी कर पाएँगे, ठीक से कर पाएँगे। तो सबसे पहले हम जो ला रहे हैं आपके सामने स्लाइड, वो है हू इज़ योर सीएम कैंडिडेट, और इसमें अशोक गहलोत मात्र 22%, सचिन पायलट 11%। और ये भी जो मैं कह रहा हूँ कि ये अशोक गहलोत का 22% केवल इसलिए है कि वो मुख्यमंत्री हैं। नहीं तो यदि देखा जाए तो सचिन पायलट की लोकप्रियता कांग्रेस में भी अशोक गहलोत से अधिक ही लगती है। वसुंधरा राजे केवल 5%। और अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जिसको बना देंगे हम उसके साथ हैं। अच्छा, मैं ये बताऊं कि हमने अपनी तरफ से कोई चॉइस नहीं दी थी। इस पोल में लोगों से कहा था आप अपनी तरफ से बताइए। तो ये जो 40% आ रहा है कि जिसको मोदी सीएम बनाएंगे वो हमारा सीएम कैंडिडेट है, ये लोगों की तरफ से आया है, हमने उनके मुंह में नहीं डाला। तो अब इससे आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि वसुंधरा राजे की क्या स्थिति है। जो पिछली बार था कि मोदी तुझसे वैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं, उसमें विशेष अंतर नहीं आया है। इससे तो यह पता चलता है मेरे विचार से। इस पर हम आगे बात करेंगे। फिर दूसरी स्लाइड लेते हैं। दूसरी स्लाइड है हु इज मोर करप्ट। बीजेपी 24, कांग्रेस 77, बोथ आर सेम 9%। और मैं ये कह सकता हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ, कि ये जो सेंटिमेंट दिखाई पड़ रहा है इस पोल में, वो ग्राउंड पर भी दिखाई पड़ता है। लोग जो हैं वो पूरी तरह से फेड अप हैं। अब हम यहीं पर रुकते हैं और इन 2 पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं चलता हूँ ओंकार जी के पास। ओंकार जी, रानी 5% और मोदी 40%। देखिए, जो चर्चाएं हम आपको और याद है आप, इसी प्रकार का रिजल्ट गुजरात में आया था लगभग। यस यस, हम लोग जो चर्चाएं करते आ रहे हैं ना पिछले 1 डेढ़ 2 साल से, ये उसी को रिफ्लेक्ट करने वाली बात है। इसमें बिल्कुल उसकी पुष्टि हो गई है जो हम लोग ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर चर्चा करते आ रहे थे। और अशोक गहलोत 22% पर जाकर के टिक जाना, सचिन पायलट का भी 11% पर टिकना, और जो बात अभी आपने कही थी, अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री लोगों का विश्वास भी खो चुके हों, उनकी भी जो लोकप्रियता का प्रतिशत है वो थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री पद पर ना हो तब उनकी असलियत पता लग जाएगी। तो बिल्कुल आपका ये आकलन सही है कि सचिन पायलट इस समय कांग्रेस में वहां ज्यादा लोकप्रिय हैं। अशोक गहलोत ने तो एक तरीके से अपनी भी, सरकार की भी, कांग्रेस की भी भद ही पिटवाई है। वसुंधरा राजे का केवल 5% पर जाकर के टिकना ये शो करता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में रीथिंकिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में कोई रीथिंकिंग करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होगी कि किसको वहां की कमान सौंपनी है। और जो एनी मोदी नॉमिनी 40% आ रहा है, ये भी जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसको इस बात का पूरी तरीके से अधिकार सौंपता हुआ दिखाई देता है कि आप जिसको चाहेंगे
राजस्थान की जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, तो दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है संजय जी। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो है, हर एक पर आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में जो 77% लोगों ने कहा है कि वो हद से ज़्यादा भ्रष्ट है, तो इससे भी किसी को असहमति नहीं है। और ये केवल राजस्थान का ही जनमत हो, यानी लोगों की राय हो, ऐसा भी नहीं है। पूरे देश में ही ये राय बनी थी, तो 2024 में जो कबाड़ा हुआ था कांग्रेस का, ऐसा कभी नहीं हुआ था जब से देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं कि कांग्रेस 44 सीटों पर जाकर के टिक गई हो। करप्शन की वजह से ही, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था 2014 के चुनाव में। और दूसरे, दृष्टि, एक दिशा, नेतृत्व, ये सब पक्ष में गए थे नरेंद्र मोदी के। और जो उनका कामकाज था 2013 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी सबके सामने था। तो कई कारण थे 2014 में, अगर, लेकिन एक बिग इशू था करप्शन, और वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में और बहुत सारे कारण हैं। कुशासन जिसको कहते हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं अलग अलग मोर्चों पर, मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत जब जनता का सामना करेंगे अब जनसभाओं में, तो वो अपने 5 काम भी गिना पाएंगे जनता के बीच में कि मैंने पिछले 5 साल में 5 कौन से काम ऐसे किए हैं जिन पर मैं अपनी पीठ थपथपा सकता हूँ। तो वो बिल्कुल किए हैं, उस पर अभी हम आ रहे हैं। जी, जी। धीरेन्द्र जी से ले लेते हैं उनका ओपिनियन। देखिए उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ आप चर्चा भी कर रहे थे, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ग्राउंड से कटे हुए जो सीनियर लीडरशिप है वो जनता के वोट से ही चुनी जाती है। यहाँ अगर महज 5% है तो ये मैसेज वहां तक क्लियर होना चाहिए कि वो इतनी बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी चूंकि जो बाकी राज्यों में चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि फंसा हुआ चुनाव है, छत्तीसगढ़ में हल्की सी एज भूपेश बघेल को बताई जा रही है, हालांकि जो सिंहदेव है वो पूरी तरह से पार्टी का, उनको बाकायदा 30 टिकट उन्होंने कटवाने में कामयाबी हासिल की बघेल खेमे के और तमाम चीजों पर। तो मुझे लगता है कि वहां सब जगह असर है, लेकिन यहाँ जो जनता का मूड है वो एक तरफा दिखता है। उसमें वसुंधरा राजे सिर्फ अपनी जो थिएट्रिक्स है इसका सहारा लेकर, और जो उनके साथ के लोग हैं जो अलग अलग जगह सिस्टम तैयार करते हैं वो उन लोगों के सहारे हैं। वरना तो जिस तरह से 40%, यानी ये मुख्यमंत्री की या किसी भी लीडरशिप की उससे बड़ी संख्या है, परसेंटेज है जो ये कह रही है 40%, कि वो मोदी के किसी भी आदमी को, जिसको मोदी चुनेंगे उसको, किसी भी आदमी को वो अपना मुख्यमंत्री मान के, और 40% उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता का जो फायदा है वो स्टेट में है, और मोदी हर अपने चुनाव को जो है वो कर लेते हैं, वो हर चुनाव को अपने बनाम बाकी उसके कर लेते हैं, उसका फायदा उनको, उनकी पार्टी को मिलता है। तो यहाँ कम से कम राजस्थान में तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फायदा उनकी पार्टी को उनके नाम से है। करप्शन का जिस तरह का कांग्रेस का 77% है, तो अक्सर इस तरह के जब सर्वे के परिणाम होते हैं तो वो पूरी तरह पार्टी को, जो पार्टी सत्ता में होती है उसको राउट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो आप अंदाज लगा लेते हैं कि वहां ये चीजें जो आपका वो कह रहा है वही ग्राउंड पर दिख भी रही हैं। बाकी मुख्यमंत्री के तौर पर जो 22% है, तो मुझे याद है जब अखिलेश यादव 2017 का चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त के या उसके बाद के तमाम सर्वे आपको भी याद होंगे, मुझे ही क्या तमाम दर्शकों को भी याद होंगे, कि हर बार जो मुख्यमंत्री होता है वो लगभग 20-25 पर रहता ही है, क्योंकि वो उतने पर रहता है और उसके बाद फिर वो चुनाव के बाद गायब होके जब दोबारा होता है तो 5-7 पे निकल आता है। तो उसी तरह से मुझे लगता है ये वो है, वरना इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपका जो सर्वे का जो ये है, मुझे लगता है कि पब्लिक भी इससे रेजोनेंस कर रही होगी, जो अभी सुन रहे हैं हमारे दर्शक वो इसको जमीन से महसूस कर रहे होंगे, इसकी सत्यता को। जी, तो आगे बढ़ने से पहले सभी को हम याद दिला दें हमारे 4 और 5 नवंबर के राष्ट्रवादियों के महाकुंभ का, यानी कि DFI जयपुर डायलॉग्स 2023। और आप जो QR स्कैन देख रहे हैं टॉप राइट हैंड साइड में,
उसको स्कैन करके आप हमारी जो क्राउड फंडिंग एफर्ट है उसमें कृपया सहयोग करें, जिससे कि हम सुचारू रूप से इस इवेंट को कर पाएँ। और धीरेन्द्र जी और ओंकार जी दोनों वहाँ पर होंगे। रजिस्ट्रेशन आज 12 बजे बंद हो रहे हैं क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। तो अब चलते हैं इसी पर आगे और आपके 2 और लेते हैं। ये कहते हैं कि भाई ये जो रेवड़ियाँ हैं इनके लिए वोट देंगे क्या आप? ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि सारा का सारा जो गहलोत जी की जो कैंपेन है वो पूरी इन्हीं रेवड़ियों पर आधारित है। तो केवल 5% ने हाँ करी, 90% ने ना करी और 5% नो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि साहब इन रेवड़ियों का कितना फ़ायदा होने वाला है। हम इससे पहले इन आंकड़ों से पहले इसकी बात हम कर भी रहे थे कि भाई गहलोत जी की अचीवमेंट्स क्या हैं। गहलोत जी की यही अचीवमेंट है और इसी की वे बार-बार इसी का वो बार-बार उल्लेख करते हैं। जहाँ भी जाते हैं वो यही बताते हैं कि हमने ये दे दिया, देखिए हमने जो है आपको सारी चीज़ें फ्री दे दी, वो गैस के हमें 300 रुपए आपको और ज़्यादा देंगे। तो आप तो इसलिए बहुत ही बेहतर आप करते हैं। इसलिए और देखिए हमें क्या है कि ईआरसीपी इन्होंने नहीं दी। अब ईआरसीपी पूछा, किसी को पता ही नहीं ईआरसीपी क्या होता है। और फिर हमारे गहलोत जी बोलते हैं कि भाई देखिए हम एक जादूगर हैं, हम जादूगरी से सरकार चला सकें। अब ये जादूगरी इनकी एक ही है कि भाई हमने ये निश्चय किया, मैंने ये जानकारी ली कि भाई क्या जादूगरी है। इनकी जादूगरी केवल 2, इनकी जादूगरी, अशोक गहलोत की जादूगरी 2 है। 2 जादू इनके पास हैं और इन्हीं 2 जादुओं के बल पे इन्होंने अपनी पूरा राजनीतिक जीवन काट दिया है। एक जादू इनका है 10 जनपद के ऊपर और एक जादू है वो जो ये एमएलएस को ये पकड़ के रखते हैं। बाकी जनता के ऊपर इनका कोई जादू नहीं है। जनता इनको 2 बार पहले बुरी तरह से पीट चुकी है और जो परिणाम आने वाले हैं उसमें आप देखिएगा कि तीसरी बार क्या होने वाला है। तो ये तो रहा ये फ्रीबीज का इश्यूज के साथ किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब ये के साथ इशू क्या है? सबसे ज़्यादा त्रस्त यदि लोग हैं तो एमएलएज़ की जो दादागिरी है, एमएलएज़ की जो सामंतशाही, गहलोत जी ने विशेषकर जो उनके समर्थक एमएलएज़ हैं, वो अपने-अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सामंत बने घूम रहे हैं। वो किसी भी संवैधानिक या किसी भी जो विधिक संस्था है वहाँ पर, उसके ऊपर हैं, अनअकाउंटेबल हैं, बिल्कुल टोटल दादागिरी एमएलएज़ की। तो ये 53% लोगों ने इसको रेखांकित किया है। करप्शन की हमने बात की, लेकिन करप्शन जो है इससे बहुत कम है। अब देखें आप, वो 53% या 17%, लेकिन मेरा मानना है कि ये 53% भी इसी करप्शन का ही एक डायमेंशन है, उसी का ही एक पार्ट है। फिर इन फाइटिंग ऑफ कांग्रेस से भी लोग बहुत त्रस्त हैं कि यार क्या होता रहता है जो। अब पायलट का कोई एमएलए है, उसके यहाँ कोई वो इंस्ट्रक्शंस है, बताते हैं लोग कि साहब कि इनका कोई काम नहीं करना है। वो बेचारा जेन्युइन काम भी होगा, जो जनता का काम लेके जाएगा, वो भी नहीं होगा। और गुड एडमिनिस्ट्रेशन तो अब लोग बाग भूल गए हैं। गुड एडमिनिस्ट्रेशन देखे हुए लोगों को अब लगभग 25 वर्ष होने वाले हैं, क्योंकि भैरव सिंह जी के बाद से गुड एडमिनिस्ट्रेशन तो कम ही दिखाई पड़ा। क्योंकि वसुंधरा राज में यदि आप ये करप्शन वाला पॉइंट पूछते तो वो 77 की जगह 97% लोग कहते हैं कि अब करप्शन से त्रस्त है। तो वो इसमें गहलोत से भी आगे रही हैं। और फिर गुड एडमिनिस्ट्रेशन और एक पावर का बहुत बड़ा संकट है इस समय। बिजली जो है वो नहीं मिल रही है लोगों को। और बिजली क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इन्होंने रेवड़ियां बांटने में सारे पैसे इतने लुटा दिए कि बिजली खरीदने के पैसे नहीं है। तो इसलिए जयपुर में तो मिल जाएगी, आपके जो बड़े टाउन्स, बड़े सिटीज़ हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, कमिश्नर हेडक्वार्टर्स वगैरह, वहाँ मिल जाएगी, लेकिन गाँवों में स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं। तो अब इन 2 बिंदुओं पर चर्चा करके और उसके बाद फिर हम सीधे चलेंगे जो नंबर्स हैं उनकी ओर।
जी ओंकार जी। संजय जी, जहां तक फ्रीबीज का सवाल है, जो प्रतिशत राजस्थान में आपके सर्वे में दिखाई दे रहा है, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि देश के हर राज्य में लोगों की यही मनस्थिति बन जाए, तो ओवरऑल पूरे देश का ही बड़ा भला हो जाएगा। वरना हम ये देख रहे हैं कि जो बीमारी तमिलनाडु से शुरू हुई थी किसी जमाने में, वो फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाई। उसके बाद उन्होंने पंजाब में भी उसको एक तरीके से कैश किया, लोगों को लालची बना करके। और इससे केवल राज्य के खजाने पर ही भार नहीं पड़ता है, राज्य ही कर्जे के भार में नहीं डूबता है, ये लोगों को नाकारा नालायक भी बनाता है। और ये भी एक तरीके से सत्ता में आने वाले लोग इंडिकेशन देते हैं लोगों को कि क्या जरूरत है खाने कमाने की, घर बैठिए, हम तो है ना आपको फ्री में ये सब चीजें देने के लिए। तो ये टेंडेंसी और ये अप्रोच जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जानी चाहिए। तो एक तो बात ये है, और इसमें भी देखिए आप, केवल 5% लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को जो मुफ्त मुफ्त की चीजें हैं उसके लिए वोट देने को तैयार है। 90% ने तो मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल हम देंगे ही नहीं। 5% ऐसे हैं जो इधर है ना उधर है, यानी जिन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया है। तो ये एक सुखद संकेत मैं मानता हूँ जो राजस्थान से आया है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजस्थान में ही राहुल गांधी ने खड़े होकर के ये कहा था कि 10 तक की गिनती गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम 10वें दिन तक किसानों के बारे में शायद उन्होंने कहा था कि उनके सारे कर्जे माफ कर देंगे, या कुछ ऐसी रियायतों की घोषणा उन्होंने की थी। मुझे नहीं पता कि वो 5 साल में भी कर पाए कि नहीं कर पाए, नहीं नहीं, और कुछ भी सारे नहीं हुआ। सारे किसान छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ। संतुष्ट भी हुए कि नहीं। जी हाँ, जी हाँ। तो लोग भी अब समझने लगे हैं कि ये जो फ्री फ्री का राग अलापा जाता है, ये क्यों अलापा जाता है, क्योंकि जमीन पर आपने कुछ किया नहीं है, लोगों का विश्वास आप जीत नहीं पाए हैं, तो फ्री फ्री करके जो है किसी तरह। अच्छा, जो सेकंड इशू है आपका कि साहब बिगेस्ट इशू क्या है, तो उस पर हम लोग अभी चर्चा कर चुके। आप जयपुर में बैठे हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि वहाँ किस तरीके से एमएलएज को, एक तरीके से कहूँगा मैं तो कि लूट-पाट का एक ब्लैंक चेक दे दिया गया कि आप जो चाहे वो करिए और जो मनमर्जी आए वो करिए। और जब इतनी पावर आप किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को दे देते हैं, तो फिर इनमें से मोस्टली 80-90% तो वैसे ही गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि अब हमें जमीन पर जाकर और के लोगों के बीच 80% में। इसी कारण से हारते भी हैं। जी हाँ, वो हारते हैं कि हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं, लोगों की बातें भी सुनने की ज़रूरत नहीं। और करप्शन तो निश्चित रूप से एक इशू है वहाँ पर। और कांग्रेस की इनफाइटिंग के बारे में हम क्या बात करें, करते ही रहे हैं। जिस तरह की चीज़ें अभी मैंने शुरू में ही जो शुरुआती रिमार्क्स थे मेरे यही थे कि जिस तरीके से ये हाई कमान से टकराए थे, दिल्ली से टकराए थे, वो तो मतलब जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। चूँकि टाइम कम है, वरना मैं 1-2 किस्से सुनाता कि ऐसा भी दौर था जब सोनिया गांधी किसी को अगर टेढ़ी नज़रों से देख लेती थी, तो उसकी नींद हराम हो जाती थी, उसको नींद नहीं आती थी। तो आज तो ज़्यादा दिन बिल्कुल हालात। ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है ये जी हाँ, जी हाँ। ये तो मैं कह सकता हूँ कि 2019 तक तो यही स्थिति यही थी। यही 2014 तक। जी, नहीं, बहुत मामलों में तो 2019 तक भी चली थी। तो दोबारा जब हार गए हैं, तब लोगों को लगा कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो आपके ये आ गए रिस्पॉन्स। और धीरेन जी, आपके रिस्पॉन्स इस पे दें। धीरेन जी का डिस्कनेक्ट हुआ है शायद। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी, जी, जी। आ रही है?
आ रही है? जी, सॉरी सॉरी। हाँ, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो ये देखा है, जो आपने पूरा का पूरा दिखाया कि करप्शन और एमएलए शाही और तमाम राजशाही का फ्रीबीज वाला बड़ा मेरे लिए चौंकाने वाला है। आपका ये आंकड़ा जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये है तो वो बहुत ही मुझे लगता है अच्छा साइन है। ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छा साइन है। लेकिन वैसे मैं इसके लिए ये मुझे बता दूं आपको कि ये जो फ्रीबीज वाला मामला है और इसमें लोगों का इंटरेस्ट क्यों नहीं है, इसके पीछे भी जाने का प्रयास किया था, तो उसका मुख्य कारण फ्रीबीज पर से नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है, क्योंकि ये लोग जो कह रहे हैं ना कि इसमें कांग्रेस को जो वोट दे रहे हैं वो भी शामिल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे लेकिन फ्रीबीज की वजह से नहीं देंगे। आज वही और वही उसका एक बड़ा कारण ये है कि ये सारे फ्रीबीज जो है वो पिछले 1 वर्ष में अनाउंस किए गए। हाँ, जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं ये इसीलिए कह रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आप देखेंगे, वो वीडियोस दो मुझे आपसे जिक्र करने हैं। याद होगा कि जब वो स्टूडेंट्स को वो दिए जा रहे थे, मोबाइल दिए जा रहे थे, तो वहां जो रिपोर्टर्स थे, जब वो स्टूडेंट से पूछ रहे थे, वो बच्चियां थी, लड़कियां जब दी जा रहे थे, तो उससे कहा कि ये कैसा मोबाइल है? कह रही बहुत अच्छा मोबाइल है। कहन सरकार ने दिया, कहने बहुत अच्छा किया। कहन वोट किसको दोगे? कहन मोदी को। तो कह रहा कि अरे ये तो आपने बोल लिया। वो वीडियो याद होगा आपको, बहुत वायरल हुए। उसके बाद एक वो बूढ़ी अम्मा मुझे याद आ रही है, जोधपुर या कहाँ के आसपास की थी, जिससे उसके वो कह रहे कि ये मोबाइल आया है, घणो तुम बात करो और वो करो। तो कह रही कि ये, लेकिन ये वोट तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। तो वो कह रही है ये ले जा, ये मोबाइल ले जा, मुझे नहीं चाहिए, वोट तो मोदी को देनी है। तो वो जो एक मुझे लगता है कि जो जनता का माहौल था, वो उन दो वीडियो से काफी चीज दिख रहा था। और शायद यही वजह है कि इतनी ज्यादा। और मुझे लगता है काउंटर में भी फ्रीबीज तो अब चूंकि दूसरी पार्टी भी कह रही है, तो जनाब वो तमाम लोग लगे रहते हैं। मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये भी है कि तुष्टीकरण की बहुत बड़ी हिस्से अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे। वो हम लोगों ने इसमें शायद पता नहीं उसमें काउंट किया कि नहीं किया, लेकिन वो एक बड़ा मेजर रीजन जरूर मुझे लगता है बड़े बड़े शहरों में जो दिखता है, जिस चीज को फील कर रहे हैं कि रात में मंदिर बंद। हालांकि उसका कारण क्या होगा ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा वहां। लेकिन जो आज आपके खाचरियावास कह रहे थे या तमाम लोग कह रहे थे, वो मुझे लगता है कि जनता के साथ जेल नहीं होता, वो बड़ा कारण था। दूसरा, एमएलए जिस तरह से अगर आप इतनी छूट दे देंगे, तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लॉक करेंगे। ये आपसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। मतलब हम दोनों में से शायद हम लोग तो बाहर के हैं, आप तो उस सिस्टम के अंदर के हिस्से रहे इतने लंबे समय तक, कि जब इस तरह की ब्यूरोक्रेसी को नाथ देने वाली भी ताकत दे दी जाती है उन लोगों को, जिनको वोट के सहारे सिर्फ ये बताना है कि मेरे लोगों की क्या क्या जरूरत है, क्या क्या नीड है, वो ये तय करने लगते हैं कि आपको क्या करना है। तो यकीनन जनता उसके खिलाफ होती है, क्योंकि वो सिर्फ अकेला विधायक नहीं करता है। विधायक का जो लवाद जमात है पूरी की पूरी, उसके जो आपने वो बहुत हंसे होंगे उस सब पर कि सरपंच का दामाद का पड़ोसी, ये कार के पीछे लिखने लगते हैं। तो ये सरपंच के दामाद के जो पड़ोसी, तो उस तरह से ये विधायकों के तो घर के, उनके चाचाओं के, मामा के, ताता के, चाचा के जो लोंडे हैं, वो भी जाके फिर इस तरह की ताकत देखने लगते हैं। ये अति थी और मुझे लगता है शायद जनता इससे बहुत परेशान होगी, क्योंकि दफ्तरों में लाइन के बीच में अंदर घुस जाना, फिर उसको हम लोग ये चीजें गौर इसलिए नहीं करते कि सिविल हॉस्पिटल्स या बैंक या फिर आप स्कूल या इस तरह की चीजें, जहां गांव से लेके देहात से हर आदमी को जाना होता है, वहां इस तरह की जब पेनिट्रेशन होती है तो जनता परेशान होती है। तो मुझे लगता है कि उसका भी ये आपका जो अच्छा, अब और ये जो अगर हम याद करें तो जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें ये चर्चा हुई थी कि भाई एमएलए जो हैं, वो योगी जी से बड़े रुष्ट रहते हैं, पब्लिक उतनी ही प्रसन्न रहती है। उस समय ये था कि एमएलए को वो बाकायदा अधिकारियों से पूछते, हम लोग भी बल्कि कई बार कहते हैं कुछ ज्यादा कर दिया शायद योगी जी ने, वो डीएम और एसएसपी से पूछते हैं कि ये परेशान तो नहीं कर रहे हैं, तो बेचारे गर्दन हिलाते कि नहीं साहब, हम परेशान नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये गहलोत जी को सीखना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा अपने एमएलए को राज़ी रखो, लेकिन उनकी मजबूरी भी थी मुझे लगता है, कि ज़्यादा एमएलए हाँ, को राज़ी क्योंकि करोगे तो पब्लिक नाराज़ हो जाएगी।
क्योंकि उनकी दिक्कत ये थी, उनको अपनी पार्टी में वहीं एक ऐसे लीडर से चुनौती मिल रही थी जो जातीय तौर पर भी उनसे मजबूत है, अगर जातीय संख्या देखते हैं। दूसरा, उसके पास एक एक विधायक को आप देख रहे थे, एक एक विधायक की संख्या से मैच हारा और जीता जा रहा था। जनता तो उनको जिता चुकी थी, लेकिन उनकी गद्दी, उनकी खुद की गद्दी विधायकों के दम पर थी। ये उनकी मजबूरी मुझे लगता है ज्यादा बड़ी रही, और उसका नुकसान पार्टी को अंततः उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं नंबर्स पे। तो सबसे पहले हम नंबर्स पर आते हैं और लाते हैं आपके सामने वोटिंग परसेंटेज दोनों पार्टीज का, और ये है वोटिंग परसेंटेज। इसमें बीजेपी 45.2, कांग्रेस 38.4, अदर्स 7, नॉट डिसाइडेड 99.4। वैसे आपको याद दिला दें कि पिछली बार जो हुआ था तो लगभग 0.3% का अंतर था, और 39.4 शायद थे कांग्रेस के, 39.1 थे बीजेपी के, और लगभग 21% वोट जो थे वो अदर्स और नोटा को थे। और इस बार स्थिति यह बन रही है जो आपके समक्ष है। अब इसको हम देखते हैं रीजन वाइज। हमारे जो रीजन्स हैं राजस्थान के, उनके हिसाब से अब हम इनको देखते हैं। ये मारवाड़ में 43 सीट्स हैं, इसमें 25 बीजेपी, 15 कांग्रेस, 3 अदर्स, और ये 3 जो है ये आरएलपी है। बीकानेर शेखावाटी में 22, 15, 2, 22 बीजेपी, 15 यहाँ पर कांग्रेस, और 2 अदर्स। और 2 अदर्स में अभी सभी के टिकट नहीं हुए हैं, इसलिए ये अभी अंदाज़ा ही है। जब टिकट हो जाएंगे तब हम आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे। फिर है जयपुर अजमेर टोंक, जिसको कुछ लोग ढूंढाड़ भी कहते हैं, वो है 31। 19 सीटें तो अकेले जयपुर जिले में हैं, उसके अलावा 7 सीटें आपके बल्कि 8 सीटें अजमेर में हैं, और 4 सीटें टोंक जिले में हैं। इनको यहाँ पर एक तरफा है बिल्कुल मामला, 25-6-0। स्पेशली जयपुर ज़िले में आप देखेंगे कि जयपुर ज़िले में जो 19 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस कोई शहर की 1-2 जो मुस्लिम सीट टाइप की हो गई हैं यहाँ पर अभी डिलिमिटेशन के बाद, उसमें निकाल ले तो निकाल ले, बाकी बहुत ही मुश्किल लगता है। मेवाड़ की 36 सीटें हैं, और यहाँ पर 24, 8, और ये जो 4 है ये बीटीपी और ये अदर्स जो हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में थोड़ी एक्टिव है, वहाँ पे ये भी कुछ हाथ मारेंगी। और हाड़ौती में है 11, 5 और 0, और ये 5 इसलिए हैं क्योंकि हमें पूरी आशंका है कि वसुंधरा जी जो हैं वो पूरा प्रयास करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 110 के ऊपर ना जाने पाए, और उनका प्रभाव क्षेत्र यही है, भाग्य से, इससे अधिक नहीं है। और इसका सबका टोटल बनता है, आपके सामने लाते हैं, टोटल बनता है इसका टोटल बीजेपी 132 आउट ऑफ 200, कांग्रेस 54, अदर्स 14। जी, अब इसके ऊपर टिप्पणी लूंगा मैं ओंकार जी की पहले। रीजन वाइज जो है वो दिखाएं, उसको सामने रखें जी। आप म्यूटेड हैं ओंकार जी। जी, माफी चाहूंगा। तो इस सर्वे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चौंकाने वाला हो या आश्चर्यजनक हो या अविश्वसनीय हो। जो हम चर्चाएं कर रहे हैं और जो ओपिनियन पोल भी इधर आए हैं, जिस 9 अक्टूबर के ओपिनियन पोल का मैंने जिक्र किया था, एबीपी सी वोटर का, उसमें भी लगभग यही आंकड़े हैं, थोड़ा बहुत 2-4 सीटें ऊपर नीचे हैं। और जो आप चर्चा कर रहे थे 2018 के इलेक्शन की, उसमें दोनों पार्टियों के बीच में संजय जी 1.22% का ही अंतर था।
कांग्रेस को 39.30% वोट मिला था, बीजेपी को 38.08% वोट मिला था और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 100 सीटें मिली थी। 101 सीटें चाहिए, 200 सीटें वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी की 90 सीटें घटी थी, यानी 2013 में 163 सीटें आई थी बीजेपी की, 90 घट करके 73 पर ये रह गई थी। और 2013 में तो कांग्रेस 21 पर ही सिमट गई थी, जिसकी चर्चा आप भी पुराने कार्यक्रमों में करते रहे हैं। जो अभी का आपका आंकड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को 45.2% वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस 38.4 पर सिमट सकती है, यानी दोनों के बीच में करीब करीब 7% का अंतर है। इसीलिए मैं कह रहा था संजय जी कि कांग्रेस 50 से नीचे भी जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी 150 के ऊपर भी जा सकती है। वो यानी बिल्कुल इस जा बार सकती है, भारतीय, लेकिन वो बाद में जब टिकट वगैरह सबके फाइनल हो जाएंगे तो उस समय स्थिति और भी स्पष्ट होगी। अभी ये प्रिलिमिनरी सर्वे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, इस समय का जो माहौल है, जो सूचनाएं आ रही हैं, बिल्कुल ये उसकी पुष्टि करता है, उसको रेखांकित करता है। जी धीरेन्द्र जी। मुझे लगता है कि जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो वोट शेयर का है, ये भले ही टिकट आएगा तब हम लोग जरूर देख लेंगे जब टिकट पूरे अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन ये 150 से ऊपर ले जाता हुआ ही दिखता है, क्योंकि इतना डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो बहुत बड़ी विक्ट्री और मार्जिन की विक्ट्री दिखती है। क्योंकि हम लोग भैरव सिंह शेखावत जब पहली बार आए थे, मुझे मतलब उसमें याद आता है 56,000 वोट महज पार्टी को ज्यादा मिले थे। टोटल बीजेपी को कांग्रेस से 56,000 वोट फालतू मिले थे बहस उस वक्त से। लेकिन ये जो डिफरेंस है जो हम आपके सामने देख रहे हैं, जो आपके इस हम लोग सर्वे में, जो हमारे सर्वे में जो दिख रहा है, ये साफ तौर पर बहुत बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो अंतर है ये 150 से ऊपर जा सकता है। इस आंकड़े के आधार पे टिकट बटेंगे तब हो सकता है कि बहुत सारे कुछ हिस्सों में जरूर विरोध की बात होती है, लेकिन अगर नॉर्मली बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं है उस वक्त, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार लोग मन बना चुके होते हैं। और एक दो एरिया में, चूंकि राजस्थान में कुछ विधायक शायद इस तरह के ज्यादा होंगे कि जो जिनका अपने हिस्से में पार्टी से ज्यादा प्रभाव होगा, वरना तो ज्यादातर जगह में विधायकों के प्रभाव से ज्यादा पार्टी का प्रभाव होता है, वो बहुत कम चोट दे पाते हैं। तो आपने जिस तरह से बताया कि बांसवाड़ा और उस तरफ बीटीपी का जो जोर है, उसके अलावा बाकी सब जगह कोई बड़ी इस तरह की हिंड्रेंस नहीं है बीजेपी को। और जो बीएसपी है या जो दूसरी पार्टी है, उनका जो नुकसान होगा वो भी कांग्रेस को जाएगा, तो वो भी बीजेपी को मुझे लगता है एक बड़ी ताकत के तौर पर उभारेगा। और जो आपका आंकड़ा है ये डिफरेंस का बढ़ेगा जो हम लोग देख रहे हैं। जी, तो अब आइए कुछ प्रश्न आए हैं वो ले लेते हैं। पहला प्रश्न, why people like, यह 303 राइडर, why people like Kalicharan Saraf, who has done nothing for Malviya Nagar constituency in past 10 years, is getting ticket, huge incumbency against him। वैसे मैं बता सकता हूँ कि कालीचरण सराफ का टिकट मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था, क्योंकि यद्यपि वो लगातार 2003 से लेके और आज तक एमएलए हैं। उससे पहले भी थे, 98 में हार गए थे, फिर 3, 8, 13, 18 लगातार 4 बार जीते हुए हैं। लेकिन पिछली बार मुश्किल से 1000 से कुछ ज़्यादा वोटों से जीत पाए थे। तो इस बार हमें सभी को लग रहा था कि टिकट कटेगा, लेकिन मिल गया। अगला नेक्स्ट किरण कल्याणन जी, धन्यवाद आपको। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। एक बार हम फिर से आपको जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर पिन कर देते हैं, जिससे आप उनको देख सकें। ये है हमारा पूरा ओपिनियन पोल। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद और धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।